वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपेट मेंटर। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, जिसके बारे में आपने थंबनेल में जरूर देखा होगा। हाँ, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अब देखिए बहुत ही बेसिक चीज है। आप जब भी अपने दिमाग से कुछ क्रिएटिव सोचते हैं, आप जैसे बहुत चीजें क्रिएटिव सोचते हैं, कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग बुक लिखते हैं, आने वाले टाइम में वो ऑथर बनते हैं, कुछ लोग ऐसे ही फार्मास्यूटिकल अप्रोच में कुछ चीजों को डिस्कवर करते हैं। तो चीजों को डिस्कवर करने के लिए देखिए, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ये अ राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग है, जिसने अपने इंटेलेक्ट से, इंटेलेक्ट मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू ब्रेन, अपने इंटेलेक्ट से कोई ऐसी प्रॉपर्टी बनाई है, मतलब कोई एक ऐसा आर्टिकल बनाया है, या फिर कोई इन्वेंशन किया है, या फिर कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं, या उसको डेमोन्स्ट्रेट किया है, जो कि सोलली वो चाहता है कि ये पब्लिक तक पहुंचे। लेकिन उसके राइट्स जो है, उसके राइट्स जो है, मतलब उस चीज के जो उसने बनाए हैं, उसके राइट उसके स्वयं के पास रहे। तो ये सब चीजों पे ध्यान देने के लिए अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर सबसे पहला राइट आ जाता है डिजाइन एक्ट। हमें ये पढ़ना है, डिजाइन एक्ट पढ़ना है। और दूसरा आ जाता है पेटेंट एक्ट। यदि आप कोई इन्वेंशन करते हैं तो इसके थ्रू आप पेटेंट ले सकते हैं, डिजाइन एक्ट, पेटेंट एक्ट। और यदि कोई कंपनी है जो कि अपना ट्रेड वगैरह या फिर सर्विस वगैरह से कुछ करना चाहती है, ट्रेडमार्क एक्ट। और इसके बाद हमारे पास लास्ट और बहुत ही ज्यादा कॉमन, आप जानते हैं इस चीज को, कॉपीराइट एक्ट। हाँ, तो अपन बात करते हैं डिजाइन एक्ट के बारे में। तो डिजाइन एक्ट के अंदर मैंने देखिए यहाँ पे 4 डेट्स लिख रखी हैं, 5 डेट्स सॉरी। तो इसमें से आप ये समझिए कि ऐसे कई सारे एक्ट्स हैं, कई सारे एक्ट्स हैं जो कि पहले भी आए थे क्योंकि उनकी जरूरत पड़ी थी। लेकिन ऐसे कई सारे एक्ट्स हैं जो आने के बाद इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे, या फिर उसके अंदर इतने सारे लूप होल्स थे। देयर वर अ लॉट ऑफ लूप होल्स। आपको इंग्लिश की क्लास में नहीं लगा रहा हूं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की, लेकिन आप अगर इन सब सवालों, इन सब वर्ड्स को देखें तो आप घबराए नहीं, तुरंत गूगल करें और समझ लें। तो देखिए, मैं आपको बता रहा था, जो ओल्ड डिजाइन एक्ट है वो 1911 के अंदर पास हुआ था, पास इन 1911, पास इन 1911, ये बात है। मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, ओल्ड एक्ट की बात कर रहे हैं। एंड केम इन रूल्स जो थे रूल्स ऑफ 1911 एक्ट, जो 1911 वाला एक्ट था, उसके रूल्स हम लोग को 1930 में मिले। तो देखिए, कभी भी सवाल बनता है कि when was design act passed, old design act passed, यदि ऐसा कोई सवाल बनता है, या फिर आप ऐसे कोई सवाल लगाते हैं किसी किताब से, या फिर अपन जो एमसीक्यू सेशंस लेने वाले हैं, यदि उसके अंदर भी ऐसा सवाल होता है, तो आप 1911 पे टिक लगाएंगे, ना कि 2000 पे। तो 2000 जब सारी चीजें देख ली गई कि हाँ इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो अपन फिर वापस आए कि हमें डिजाइन एक्ट दोबारा चाहिए था। तो डिजाइन एक्ट दोबारा चाहिए था, तो ये दोबारा पास हुआ, पास इन 2000। इसके रूल्स 2001 में आए, और मुझे लगता है 11 मई डेट थी, 11 मई से केम इनटू फोर्स, मतलब ऑल ओवर इंडिया लागू हो गई ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये है डिजाइन एक्ट की थोड़ी बहुत बैकग्राउंड हिस्ट्री, ये सब चीजें हैं। तो अपन लूप होल्स की बात कर रहे थे, और लूप होल्स तो नहीं, अपन इसके बाद डेफिनेशंस को देखेंगे। तो देखिए, अपन डिजाइन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो अगर मैं आपको बनाऊं तो ये भी तो कोई डिजाइन है। यदि मैं आपको ये बना के दिखाऊं, ये कोई क्यूब है, या फिर क्यूबॉइड है, ये एक ट्रायंगल है, इसके अपोजिट में एक ट्रायंगल, ये स्टार बन गया, ये भी तो कोई डिजाइन है। लेकिन ये चीजें आप मतलब डिजाइन एक्ट के अंदर नहीं कर सकते हो कि आप ये पहले की चीजें हो चुकी हैं, आपने अपने ब्रेन से ऐसा कोई डिजाइन नहीं बनाया है, ये डिजाइन आपको पहले से पता थे तब आपने इन चीजों को बनाया है। ये सब चीजें नहीं होती हैं। तो डेफिनेशन के अंदर आप समझेंगे कि यदि कोई शेप है, इफ देयर इज सम काइंड ऑफ शेप, यदि कोई पैटर्न है, या फिर लाइंस, आप ऐसा कह लीजिए कि कंपोजिशन ऑफ लाइन है, कंपोजिशन ऑफ लाइन, इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन। कंपोजिशन ऑफ लाइन आजकल बहुत चलता है, फ्रीलांसिंग वगैरह में किया जाता है, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन, जिसमें आप बेसिकली लाइंस वगैरह के साथ डिफरेंट उन चीजों को बनाते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन वगैरह। यदि ये चीज 2D में है या फिर 3D में है, design concerns with shape, pattern, composition of line, whether it is 2D or in 3D, and it is manufactured manually या फिर mechanically या फिर chemically manufacture होकर एक complete article बन रहा है। और उसका सोल पर्पस क्या है? देखिए, आप कोई भी डिजाइन देखते हैं, किसी भी चीज का डिजाइन देखते हैं, आप घर में कुछ भी लगवाना चाहते हैं, उसका आप डिजाइन देखना चाहते हैं, आप घर का डिजाइन बनवाना चाहते हैं। ये घर के भी डिजाइन, मतलब वो चीजें रजिस्टर नहीं होती है, ऐसा नहीं है। तो घर के डिजाइन वगैरह भी जब बनाते हैं, सेलिंग वगैरह के डिजाइन वगैरह बनाते हैं, तो ये सब चीजें में आप क्या देखना चाहते हैं कि अगर ये किसी को भी आंखों से दिखे, बेसिकली क्या है कि आंखों से ये सब चीजें दिखेंगी तो पसंद करेंगे।
लोग को अच्छा लगेगा। तो अपन सोल पर्पस क्या हुआ डिजाइन का कि भाई आंखों को प्लीज करे। अब हर जगह नहीं हो सकता, हर चीज को प्लीज नहीं करता है। हाँ ठीक है, एटलीस्ट अच्छा लगे आपको कि हाँ भाई दिस इज गुड, दिस इज गुड। तो अपन पास बेसिक डेफिनेशन आती है, प्रॉपर डेफिनेशन में बुकिश वाली आपको लिखने लगता है तो कोई समझ में नहीं आता। आपको क्या लिखना है अपने कॉपी के अंदर, शेप, पैटर्न, कॉम्पोजिशन ऑफ लाइन, 2D और 3D। तो ये सब चीजें लिखनी है अपने डेफिनेशन के अंदर। फिर अपन बात करते हैं मतलब शेड्यूल्स के बारे में। तो किसी भी एक्ट के अंदर शेड्यूल्स होते हैं, तो इसके अंदर भी 5 शेड्यूल हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, आप वीडियो को 1.5x पे भी देख लीजिए, वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। वीडियो को 1.5x पे देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन स्टिल यू कैन वॉच दैट। ठीक है, तो शेड्यूल 1, अब इसके में एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट, मैंने आपको कहा था कि प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। तो उसमें से प्रोसीजर में सबसे पहला काम है कि आप एक एप्लीकेशन ढूंढें, उस एप्लीकेशन को फिल करें और फिर आपको जहां जाना है, इसके हेडक्वार्टर्स वगैरह जहां भी है, तो वहां आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, इसमें देखिए 23 डिफरेंट फॉर्म्स, जो शेड्यूल 2 है। मैं सब चीजें आपको लिख के बता रहा हूँ, पहले से भी लिख सकता था, अपन नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही करेंगे वरना ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। 23 डिफरेंट फॉर्म्स किस चीज के, रिलेटेड टू द डिजाइन एक्ट। अब क्या है, देखिए मुझे एप्लीकेशन चाहिए, तो एप्लीकेशन एक प्रॉपर फॉर्मेट में होगा ना, एक प्रॉपर पेज होगा जिसके ऊपर एप्लीकेशन में आपको बहुत सारी चीजें फिल करनी होगी, तो उसे क्या कहते हैं, फॉर्म कहते हैं। तो यही 23 डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि एप्लीकेशन यूज करते हो एज एन एप्लीकेशन। अब देखिए ये है कि अपन जो डिजाइन एक्ट है उसमें अपन किस चीज के लिए डिजाइन बना रहे हैं, कॉस्मेटिक के लिए डिजाइन बना रहे हैं, फूड के लिए डिजाइन बना रहे हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए डिजाइन बना रहे हैं, या फिर किसी कार का डिजाइन है, या फिर किसी मैंने आपको बताया कि किसी स्टोव का डिजाइन है, किसी और चीज का, मतलब किसी आप कुछ भी ले सकते हैं, किसी बैग का डिजाइन है। तो वो सब चीजें डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं। किसी क्लोथ का डिजाइन है, टेक्सटाइल का डिजाइन है, टेक्सचर का डिजाइन है, जो कह लीजिए। तो ऐसे ही टोटल 99 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है। ये 99 क्लासेस अलग अलग, क्योंकि आप जब एप्लीकेशन को भरोगे तो एप्लीकेशन के अंदर एक प्रॉपर आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कौन सी क्लास में अपने डिजाइन को रजिस्टर कराना चाहते हो। ठीक है, तो 99 क्लासेस बना रखी हैं, 99 क्लासेस ऑफ डिजाइन, आप ऐसा कह लीजिए 99 क्लासेस ऑफ डिजाइन, या फिर 99 क्लासेस ऑफ डिजाइन की जगह आर्टिकल आप समझ सकते हैं, बातें वही है। और तो जैसे मैं आपको बता दूं कि अपना जो क्लास 1 है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, यस, मैं आपको बता रहा था जो अपना क्लास 1 है, क्लास 1, दिस इज रिलेटेड टू फूड स्टफ। तो फूड स्टफ के अंदर जितने भी आर्टिकल वगैरह आते होंगे, देखिए फूड स्टफ, देखिए आप बिवरेजेस वगैरह को अलग निकाल लीजिए, क्योंकि बिवरेजेस वगैरह की अलग क्लास होती है। मतलब मुझे पॉइंट पता है, इसमें से मैं आपको इस चीज में से एक्सक्लूड कर रहा हूँ। तो अपना जो क्लास 1 है वो फूड स्टफ से डील करता है। और अपने पास 2 और क्लासेस हैं जो हमारे काम की हैं। देखिए क्लास 24 एंड क्लास 28। तो अपना क्लास 24 है, ये मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह से डील करता है। मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह के लिए कोई पर्टिकुलर डिजाइन है तो आप देख सकते हैं। और ये जो हमारे क्लास 28 है, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेट करता है, फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट्स वगैरह के लिए, इक्विपमेंट्स वगैरह या फिर एपेरेटस वगैरह के लिए एपेरेटस आप यूज कर सकते हैं। तो ये 3 डिफरेंट क्लासेस जो मैंने आपको बताया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बाहर सवाल नहीं आने वाला है। अभी इस क्लास 10 फुल स्टॉप डील विद इन द केस ऑफ डिजाइन एक्ट, मतलब ये भी सवाल नहीं ही बनना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं हमारे लिए, और ठीक है, इस पे ध्यान देना है। तो इसके बाद अपन वापस आ जाते हैं, अपन शेड्यूल 4 के ऊपर आ जाते हैं। तो देखिए मैक्सिमम कॉस्ट अलाउएबल, तो इसमें ये जो फॉर्म्स वगैरह है, इसके डिफरेंट फॉर्म्स वगैरह की, मतलब उसके बारे में बता रखा है कि कितने पैसे लगेंगे, और मैक्सिमम कॉस्ट अलाउएबल या फिर टू बी गिवन। देखिए ये जो टर्म है ये आपके लिए नहीं होगी, कंट्रोलर है, मुझे लग रहा है मेरे मार्कर में मुझे भरना पड़ेगा। तो मैं आपको क्या बता रहा था, टू बी गिवन टू द कंट्रोलर। देखिए कंट्रोलर जो है, अब देखिए मैं आपको बता रहा था कि आईपीआर के अंदर 4 एक्ट होते हैं, डिफरेंट 4 एक्ट्स होते हैं। तो ये 4 एक्ट्स को आप ऐसे समझिए कि ये जो चारों एक्ट हैं, इसको गवर्न करने वाला एक ही कंट्रोलर है, कंट्रोलर जनरल इसे कहते हैं, कंट्रोलर जनरल बेसिकली। तो इसमें जो ट्रेड है, जो डिजाइन है, मतलब ट्रेडमार्क एक्ट का ट्रेड, जो डिजाइन है, और जो पेटेंट एक्ट का पेटेंट है, या फिर कॉपीराइट वगैरह है, तो ये सारी चीजें हैं। कॉपीराइट को तो आप अभी हटा दीजिए, ये 3 चीजें अपन समझते हैं। ट्रेड, डिजाइन या फिर पेटेंट है, तो उसके लिए एक ही सिंगल कंट्रोलर जनरल है जो ये रजिस्ट्रेशन वगैरह के काम को देखते हैं। तो कंट्रोल के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट 5th शेड्यूल बन जाता है, तो 5th शेड्यूल के अंदर अपन
सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो कि आपको मिलने वाला है यदि आप अपने डिजाइन को वो करवा लेते हो, तो उन सब चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो इन सारी चीजों को यदि आपने अभी तक नोट नहीं किया है तो नोट कर लें। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन? देखिए, आप कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप बनाते हैं, आपकी अपनी क्रिएशन है, तो उस चीज को कहीं ना कहीं ओरिजिनल होना चाहिए, वो न्यू और ओरिजिनल होना चाहिए। देखिए, उसके अंदर आर्टिस्टिक नेचर होना चाहिए। आर्टिस्टिक नेचर का मतलब ये है कि वो एक डिजाइन अगर ह्यूमन अपनी आई से कंज्यूम कर रहा है, उसको यदि वो देख रहा है तो वो उसको प्लीजिंग लगे, अपीलिंग लगे, वो उसको अपनी तरफ खींचे। ये सारी चीजें हैं आर्टिस्टिक नेचर की। तो स्टूडेंट भी प्रीवियसली पब्लिश्ड एनीवेयर एल्स, तो ये तो वो सब चीजें हैं कि अगर कहीं और पहले से पब्लिश हो चुका है तो मतलब वो किसी और का डिजाइन है। हो सकता है आपके साथ धोखा हो गया हो, आपके किसी कलीग ने वो सब करवा दिया, तो सब बात की बात है। स्टूडेंट की मैं फिल्म की स्क्रिप्ट लिख दूंगा यार। स्टूडेंट भी प्रीवियसली पब्लिश्ड एनीवेयर एल्स, ठीक है। तो व्हाट इज नॉट रजिस्टरेबल? अब देखिए, ये सब रिक्वायरमेंट थी रजिस्टर की, तो अब कुछ चीजें हैं जो कि रजिस्टर नहीं हो सकती। अब देखिए क्या है, ये दोनों तो पॉइंट है ही, इसके अलावा ये पॉइंट भी है। देखिए, मस्ट बी ओरिजिनल। अगर ये नहीं है, तो रजिस्टर नहीं होगा, और कहीं और पहले से पब्लिश हो रखा है तो ये भी नहीं होगा। तो ये चीजें भी इसमें आती हैं, ये दोनों। इफ इट इज नॉट ओरिजिनल एंड इफ इट इज प्रीवियसली पब्लिश्ड एनीवेयर एल्स, तो फिर से अपन रजिस्टर नहीं करेंगे। मैं 2 बार लिखने से बढ़िया यही समझा देंगे, ठीक है। उसके बाद अपन देखें, इफ इट कंप्राइज स्कैंडलस मैटर और ऑब्सीन मैटर, मतलब अगर इसके अंदर कोई स्कैंडल है, यदि आप किसी कंपनी के डिजाइन को मिमिक करके आप अपने कंपनी के डिजाइन को बना रहे हो, तो वो एक तरीके का स्कैंडल है। तो ये सब चीजें होती है स्कैंडल एंड ऑब्सीन मैटर। एंड अनदर पॉइंट, इफ इट इज नॉट सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ डिजाइन। देखिए, इसी चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया अगले वाले पॉइंट के अंदर कि यदि आप देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ डिजाइन है, कई सारी कंपनीज के अलग अलग कॉम्बिनेशन के डिजाइन है। आप जीपेट मेंटर को ही देख लीजिए, मैंने मान लीजिए जीएम लिख दिया, तो जीएम तो कई सारी चीजें हो सकती है ना। तो गुड मॉर्निंग टॉक्स भी हो सकता है, जीएमटी हो सकता है, समथिंग जीएम से और भी फुल फॉर्म बनता है, गुड ग्रीफ हो सकता है, गुड मॉर्निंग हो सकता है। तो ये सब भी चैनल्स हो सकते हैं, तो वो डिजाइन वगैरह है। देखिए, तो इफ इट इज नॉट सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि कोई जी और एम है, तो यदि आपने यूं कर दिया कि इसको जी ऐसा कुछ कर दिया, फिर आपने एम ऐसा कर दिया, या फिर इसके अंदर इसको जी ऐसा कर दिया और यहाँ एम कर दिया, तो ये सब जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ डिजाइन है जो कि डिस्टिंग्विशेबल नहीं है ओरिजिनल वाले से। तो ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। आर्टिस्टिक वर्क दैट कांट बी रजिस्टर्ड। देखिए, अब आर्टिस्टिक वर्क वगैरह है जो कि मैंने कहा आपको आर्टिस्टिक नेचर के बारे में, मैंने आपको पेंटिंग के बारे में बताया, मैंने आपको फोटोग्राफ के बारे में बताया, या फिर सनसेट वगैरह के बारे में। अगर इसके बारे में नहीं बताया तो मैं समझा देता हूँ। एनी वर्क ऑफ आर्टिस्टिक आर्किटेक्चर, सॉरी टेक्सचर लिख दिया, आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर। सो आर्किटेक्चर वगैरह क्या है? देखिए, आप डिजाइन वगैरह को बनाते हैं, किसी बड़ी बिल्डिंग को बना रहे हो, इन सब चीजों को समझा रहे हो, ये सारी चीजें हैं, ये डिजाइन है, तो ये सब चीजें रजिस्टर नहीं होती। यदि आप कोई पेंटिंग बना रहे हो, कोई फोटोग्राफ बना रहे हो, कोई स्कल्पचर बना रहे हो, तो ठीक है, ये सब चीजें अच्छी बात है कि आपने सोलली अपने दिमाग की क्रिएशन से बनाई है। देखिए, यदि कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं जल्द से जल्द उन चीजों का रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। अब पेंटिंग, फोटोग्राफ और स्कल्पचर, ये सब चीजें आर्टिस्टिक वर्क है, लेकिन ये सब चीजें रजिस्टर नहीं हो पाती हैं। ओके, तो अपन लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो पे पहुंच चुके हैं लगभग। तो डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में मैंने आपको बात किया था कि शेड्यूल 2 के अंदर अपन 23 डिफरेंट फॉर्म्स को पढ़ते हैं। उसमें से हमारे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हो जाते हैं। फॉर्म नंबर 1 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन, और फॉर्म नंबर 6 एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ डिजाइन। देखिए, जो कैंसिलेशन ऑफ डिजाइन है वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, तो उसको अपन आगे पढ़ने वाले हैं, कैंसिलेशन ऑफ डिजाइन। तो ये दोनों बाबा तो आपको समझ में आ गई होंगी, बेसिक चीज है, या फिर समझाते नहीं है, ठीक है। तो कैंसिलेशन ऑफ डिजाइन, इफ एप्लीकेंट्स वांट्स टू कैंसिल, तो यही पहले जो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें एक फॉर्म 6 दिया गया कि यदि कोई एप्लीकेंट ही यदि डिजाइन को कैंसिल करवाना चाहता है तो फॉर्म 6 को भर के अपने डिजाइन को कैंसिल करा सकता है। इफ इट इज प्रीवियसली रजिस्टर्ड, बिल्कुल अगर प्रीवियसली रजिस्टर्ड है मतलब ओरिजिनल नहीं है, तो नॉट ओरिजिनल एंड नॉट न्यू। तो ये जो 2 पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए टोटल। तो ये 3 चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि एप्लीकेंट वांट्स टू कैंसिल इट, आप 6 पे आ जाइए। इफ इट इज प्रीवियसली रजिस्टर्ड तो रजिस्टर नहीं होगा, एंड इफ इट इज नॉट न्यू और ओरिजिनल तो भी रजिस्टर नहीं होगा। एंड इफ इट डजंट सैटिस्फाई द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी, इट डील्स विद शेप। क्या बताया था मैंने? देखिए ऊपर अगर आपने नोट किया तो, इफ इट डील्स विद शेप, कॉन्फ़िगरेशन, कंपोजिशन ऑफ लाइन 2D या 3D, जो मैनुअली, मैकेनिकली या केमिकली यदि बना हुआ है, तो वो सारी चीजें कैंसिलेशन ऑफ डिजाइन के अंदर आती हैं। देखिए, आप कोई रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो रजिस्ट्रेशन की टर्म, अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक अपने इस एक्ट का, उससे पढ़ने वाले हैं, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन जो टर्म है वो अराउंड 10 इयर्स की होती है। आप 10 इयर्स के लिए रजिस्टर करवाते हैं, मतलब एक्सटेंड करवाते हैं उसे। तो देखिए, हाँ, यदि आपको अपने इसको एक्सटेंड करवाना है तो अपन फॉर्म 6 को यूज करते हैं। फॉर एक्सटेंशन वी यूज, सॉरी, फॉर्म 3 मिस हो गया होगा।
फॉर्म 3 को यूज करता है। यदि आपको एक्सटेंड करवाना है तो ये अराउंड 5 इयर्स होता है, तो आप 5 इयर्स का एक्सटेंशन करवा सकते हो अपने डिजाइन के ऊपर। हाँ तो जी ये रहा हमारा लास्ट टॉपिक, बहुत ही छोटा रहने वाला है, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले यदि मैं ही एप्लीकेंट हूँ तो मैंने फॉर्म नंबर 1 लिया। देखिए एप्लीकेशन में मैंने आपको बताता जा रहा हूँ कहाँ कहाँ लिंक करना है आपको चीजों को। मैंने फॉर्म नंबर 1 लिया, एप्लीकेंट किया, फाइल किया, मैंने क्या किया, फाइल किया एप्लीकेशन को। उसके बाद इस फॉर्म नंबर 1 के साथ मैं अटैच करता हूँ मेरे डिजाइन को, जिसे मुझे रजिस्टर कराना है। ये जो डिजाइन है वो आगे जाके 4 कॉपीज के अंदर बन जाती है, जो कि साइन होती है। मैं हर एक कॉपी को साइन करता हूँ, जो भी चीजें हैं, मतलब मैंने 4 बार उसको साइन किया। और उसके बाद क्या होता है कि ये कंट्रोलर के पास जाता है। किसके पास? कंट्रोलर जनरल के पास, जिसको मैंने आपको बताया था। तो जो हमारे कंट्रोलर जनरल है वो इंस्पेक्ट और एग्जामिन करते हैं किसको, डिजाइन को, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि वो डिजाइन न्यू है कि नहीं, ओरिजिनल है कि नहीं, कहीं प्रीवियसली ऑल ओवर इंडिया पब्लिश हुआ है कि नहीं। ये सारी जो चीजें हैं वो कंट्रोलर के अंदर आती हैं। फिर कंट्रोलर क्या करता है, या तो उन चीजों को पब्लिश कर देता है, और पब्लिश करने के बाद जो हमारे कंट्रोलर साहब है वो ग्रांट करते हैं एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को, किसके द्वारा, अपने शेड्यूल 5 के अंदर जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रखा है उसी के अकॉर्डिंग हमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है। उसके बाद जो हमारा पेटेंट ऑफिस है, अब देखिए पेटेंट ऑफिस का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, यदि आपको ये पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज इन कोलकाता। इसके अलग अलग ब्रांचेस न्यू दिल्ली, चेन्नई, मुंबई है ही। अब देखिए जब आप ट्रेडमार्क एक्ट पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये जो ट्रेडमार्क एक्ट है उसका हेड ऑफिस मुंबई है, कोलकाता नहीं है। पेटेंट ऑफिस के अंदर जाके अपने नेम और एड्रेस को एप्लीकेंट को अब बताना, मतलब रजिस्टर हो जाता है। तो ये प्रॉपर प्रोसीजर था रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के लिए। और इसी तरीके से जो भी है डिजाइन रजिस्टर होता है। देखिए यहाँ कहीं कैंसिलेशन यहाँ कहीं कैंसिलेशन होता है, कंट्रोलर इंस्पेक्ट एंड एग्जामिन। तो यहाँ पे यदि कुछ ऐसा पाया जाता है कि आपका डिजाइन गलत है तो फिर आपका डिजाइन कैंसिल होता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और एक और चीज जो मैं 2 चीजें मिस कर गया इसके अंदर, यदि कोई एक डिजाइन है, 1 डिजाइन इज इक्वल टू 1 क्लास। इसको आप ऐसे समझिए, 1 डिजाइन इज इक्वल टू 1 क्लास। मतलब कोई एक डिजाइन है वो एक ही क्लास के अंदर हो सकता है, और इस क्लास को आपको स्टेट करना होता है कहाँ, यहाँ अपने एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो आप अपने एप्लीकेशन के अंदर अपने डिजाइन को किस क्लास के अंदर रजिस्टर करवाना चाहते हैं ये आप बताते हैं। जीपेट मेंटर के साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ट्रेडमार्क एक्ट के बारे में। वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।